हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि आज फिर से हम 10 नए एमसीक्यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। Our very first question is, in the context of the Portuguese in India, which of the following system best describes the Carta system? A. It was a license issued to Portuguese by the Zamorin of Calicut to set up factories in the Kerala. It was a royal charter granting the Portuguese East India Company important trading facilities in the Goa. C. It was a license granting duty-free trade of spices and the medicine. And D. It was a naval trade license or pass issued by the Portuguese in the Indian Ocean. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी। इट वॉज ए नेवल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय द पोर्चुगीज इन द इंडियन ओशन। दो इसके देख लेते हैं। दोस्तों, द कार्टर सिस्टम refer to a naval trade license or pass issued by the Portuguese in Indian Ocean during the 16th century. Under the Carter system, the Portuguese exacted money from the traders as price for the protection against what they termed as piracy. But much of this was caused by the Portuguese freebooters themselves, and so the whole system was a blatant protection racket. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एससीओ के बारे में पूछा हुआ है। फर्स्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। सेकंड, हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एससीओ। थर्ड, शंघाई चाइना इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एससीओ। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और डी 1 to 3। तो दोस्तों, इसका इनकरेक्ट पूछा है ना उन्होंने, तो इसका सही आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्यों। फ्रेंड्स, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि OIC, वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द UN एंड नॉट द SCO। दोस्तों, SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? रशियन एंड चाइनीज। हेडक्वार्टर कौन से हैं इसके? बीजिंग। और हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द SCO। इट मीट्स वंस ए ईयर एंड अडॉप्ट डिसीजन एंड गाइडलाइंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SCO। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द इंडिया? वेस्ट फ्लोइंग मीन्स दोस्तों अरेबियन सी की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? जैसे ये हमारा सपोज इंडिया आ गया, इस साइड पूछा हुआ है दोस्तों, वेस्ट साइड। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे अरेबियन सी आ गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ गया, तो पूछा हुआ इस साइड कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? वेस्टर्न साइड। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट, लूनी रिवर, तप्ती रिवर, कावेरी रिवर और पेरियार रिवर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2, 1 to 4, 1 to 3 और 3 and 4। तो दोस्तों, ऑल रिवर एक्सेप्ट कावेरी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इट्स करेक्ट आंसर बी 1, 2 and 4 बिकॉज लूनी, ताप्ती एंड पेरियार आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर वाइल कावेरी इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है दोस्तों, देखिए, कावेरी आल्सो नोन एज कावेरी इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इट इज एक्चुअली रिवर दैट फ्लोज इन द प्रीडोमिनेटली ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ओरिजिनेटिंग द वेस्टर्न घाट्स इन द कर्नाटका एंड फ्लोइंग थ्रू तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so friends, the next question is, which of the following best describes the aim of the Nari portal? A, to provide a platform for women to connect with potential employers and find job opportunities. B, to provide financial support to women entrepreneurs who are starting new business. C, to provide easy access to information pertaining to government schemes and initiative for the women. Or D, to provide legal aid and guidance to empower and rehabilitate victims of the domestic violence. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, नारी पोर्टल। सही आंसर है इसका सी, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर द वुमेन अबाउट नारी पोर्टल। ठीक है दोस्तों, द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन नारी पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम्ड एट प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर द वुमेन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। ऑन 21st June, the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at the Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, and shines vertically overhead at the Tropic of the Capricorn। दोस्तों, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके ज्योग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार समझ लेते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। थोड़ा कंसेप्चुअल समझ लेते हैं दोस्तों। जस्ट इमेजिन इट इज़ आवर अर्थ
ये हमारा इक्वेटर आ गया दोस्तों, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। ठीक है जी, बस समझ लेना, ये कैंसर है और ये सॉरी ये कैंसर है दोस्तों और ये कैप्रिकॉर्न है। दोस्तों उन्होंने पूछा 21 जून को सन की पोजीशन क्या होती है। दोस्तों अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 21 जून को समर सोलिस्ट होता है। इस टाइम सन की पोजीशन इज एग्जैक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, कैंसर के ऊपर होता है एग्जैक्टली। जब वो इक्वेटर के ऊपर होता है तो हम उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, तो अब हम उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है दोस्तों, जब सन हमारा इक्विनॉक्स पे होता है उस दिन डे एंड नाइट का ड्यूरेशन सेम होता है। उस दिन क्या होता है, डे और नाइट का ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। और जो सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है दोस्तों वो 21 दिसंबर को होता है, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में सर्दी होती है, यहाँ पे गर्मी होती है। तो उन्होंने पूछा 21 जून को द सन का के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि इस साइड हमारा आर्कटिक है और हमारा सदर्न साइड पे अंटार्कटिक आ गया। ठीक है जी, तो उसने पूछा ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है और इस साइड हमारा आर्कटिक है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्कटिक पे 6 मंथ तक डे मतलब लाइट रहती है और उसी तरीके से 6 मंथ तक नाइट रहती है। और इसी तरीके से सेम दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 6 मंथ तक लाइट होती है, 6 मंथ तक नाइट रहती है। दोस्तों जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है उस टाइम पे ये यहाँ पे लाइट रहेगी, यानी कि इस टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा कि सन सेट हो गया, सन हमेशा राइज ही रहेगा 21 जून वाली साइड पे ऑन द आर्कटिक। तो इसलिए दोस्तों ये पहली स्टेटमेंट सही होगी, बिकॉज ऑन द 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। ये बिल्कुल सही बात होगी क्योंकि आर्कटिक हमारा नॉर्थन साइड में है और यहाँ पे हमको मतलब सन ऐसा नहीं लगेगा कि वो सेट हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए दोस्तों, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि 21 जून को सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है और वो सिर्फ आर्कटिक पे मतलब लाइट देता है। इसके हिसाब से इस टाइम भी यहाँ पे नाइट होगा, तो इसलिए सूरज यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। तो बट यहाँ पे बोल रहा है आपको दिखेगा सूरज, मतलब वो सेट नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे सेट है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत होगा दोस्तों, इट शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर। दोस्तों ये तो गलत है, इक्वेटर यहाँ पे है, ये 20 मार्च और 21 सितंबर को यहाँ पे शाइन करेगा जब इक्विनॉक्स होगा। तो दोस्तों बट 21 जून को तो ये ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसलिए ये वाला सी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और डी क्यों गलत होगा, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो है ही गलत क्योंकि सन तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कैप्रिकॉर्न में तो है नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इस बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको समझना अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है दोस्तों। Which union ministry implements the PM Shri scheme? A. Ministry of Culture, B. Ministry of External Affairs, C. Ministry of Education और D. Ministry of the Women and Child Development। दोस्तों PM Shri scheme is implemented by the Ministry of Education। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसका। It stands for the PM Schools for the Rising India, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ फंडिंग सेंटर देती है हमारे, कुछ फंडिंग स्टेट देती है, शेयरिंग होता है। ड्यूरेशन कितनी है दोस्तों, 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस द कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड सर्व एज ए मॉडल स्कूल। क्या की फीचर्स क्या हैं दोस्तों इसके, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम, एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले टॉय बेस्ड इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड पेडागोजी। 60-40 दोस्तों रेशियो है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 90-10 होता है सर्टेन केसेस। कहाँ पे होगा, हिमालयन स्टेट में, और जो स्पेशल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होगी वहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement with regard to the Indian University Act of 1904. It was based on the recommendation of the Rayleigh Commission. The government was provided with power to veto the regulations made by the senates of the universities. Third, it provided for a sanction of 5 lakh rupees per annum for 5 years for the improvement of the higher education and the universities. Which of the statement is correct? 1 and 2 only, 2 and 3, C 1 and 3 और D 1, 2 and 3। तो दोस्तों सारी स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। With reference to the IVC, consider the following statements. First, iron was extensively used for making agriculture implements. Second, elephants were domesticated by the Indus people. Third, Indus people were not aware of the rice cultivation. Which of the statement is correct? 1 only, 2 only, 2 and 3 or D 1 to 3?
तो दोस्तों इसका सही पूछा है ना, देन सेकंड वन इज करेक्ट एंड दोस्तों सिर्फ करेक्ट पूछा है तो सिर्फ सेकंड वाले ही सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। बिकॉज इंडस वैली को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन्ज मिलता था। आयरन वाज नॉट प्रेजेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको आयरन कभी भी नहीं मिला है इंडस वैली में, हमको आयरन वैदिक टाइम में मिला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर में इंडस वैदिक टाइम में उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता था आयरन। इंडस वैली में हमने हमेशा ब्रॉन्ज यूज़ किया है, इसलिए आयरन कभी भी नहीं मिला है हमको आईवीसी में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। नहीं दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल्दो वीट और बार्ले तो इंपॉर्टेंट क्रॉप थे ही, लेकिन दोस्तों हमको राइस कल्टीवेशन की प्रेजेंस भी मिली है इन द रंगपुर एरिया में। रंगपुर में हमको राइस कल्टीवेशन की प्रेजेंस मिली है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि देवर नॉट अवेयर ऑफ राइस कल्टीवेशन। वो राइस भी उगाते थे एंड रंगपुर में हमको सिर्फ ट्रेसेस मिले, इसलिए दोस्तों सिर्फ बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इसका मैच्योर पीरियड था 2600 से 1920। हड़प्पन्स वर अनअवेयर ऑफ द आयरन यूसेज। देखिए दोस्तों, वैदिक में हमको आयरन एज मिला है। एनिमल सच एज डॉग, बफेलो, गोट, एलिफेंट हैड बीन डोमेस्टिकेटेड, हाउएवर दे डिड नॉट डोमेस्टिकेट हॉर्स। हॉर्स के डोमेस्टिकेशन हमको नहीं मिलते हैं। इन द इंडस एरा द सीरियल कंपोनेंट्स वाज कंसीडर्ड टू बी एक्सक्लूसिवली व्हीट एंड बार्ले, व्हाइल इन गुजरात राइस एंड मिलेट्स वर मोर इंपॉर्टेंट। हाउएवर बोथ एंड राइस फिंगर मिलेट्स हैव नाउ बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the only state in India to have an exclusive cutoff date for citizenship mentioned under Citizenship Act 1955? A. Nagaland, B. Punjab, C. Assam और D. तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C. असम। ठीक है जी, चलिए। Section 6A of the Citizenship Act 1955 deals with special provisions as to citizenship of the person covered by the Assam Accord. Assam is the only state in India to have an exclusive cutoff date for the citizenship. ठीक है दोस्तों, चलिए, it is the final question of our session. Which among the following state has the highest tally density in the India? केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैली डेंसिटी है। ठीक है दोस्तों, देखिए टैली डेंसिटी क्या होती है, डिनोट्स द नंबर ऑफ द टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन, यानी कि 100 लोगों के मुकाबले में कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, उसको टैली डेंसिटी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिसकी ये रेशियो है 142.49% हैड द हाईएस्ट टैली डेंसिटी इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं और दोस्तों एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है आप सब्सक्राइब कर दो और इसकी PDF है मैं उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए सी यू।